Hey students, and welcome to the channel of Educators Class 9th and 10th. So I am Gupta sir, and today we discuss the chapter Our Environment of Biology Class 10. So let's start. So firstly, we know the term what is environment. Environment means everything which surrounds us is called environment. It may include living and non-living organisms. अब environment को एक simple लैंग्वेज में अगर डिफाइन करें तो इसका एक ही फॉर्म निकलेगा। जो अपने आसपास पूरी जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट है। यानी इन्वायरमेंट को हिंदी में कहते हैं वातावरण। ठीक है। इट में इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि इनमें जिंदा लोग और जो मर चुके हैं उन्हें भी काउंट, यानी जो कुछ हिल नहीं सकते और जो लोकोमोशंस शो नहीं कर सकते, जो जिंदा नहीं है, लाइक प्लास्टिक, आयरन, जो थिंग्स अपने आसपास हैं लाइक ब्रिक्स, दैट थिंग्स आर नॉन लिविंग। ओके, तो उसमें पूरे में इन्वायरमेंट में इन सबको काउंट कर लिया जाता है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव। व्हाट इज इकोसिस्टम? ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि इकोसिस्टम तुम्हारे में पूरी बुक में फर्स्ट टॉपिक दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इकोसिस्टम को तुम्हें एक पहले बता दूँ, इकोसिस्टम होता है डाइवर्सिटी। यानी कि मान लो तुम्हारा एक घर है, उसकी डाइवर्सिटी बहुत कम होगी क्योंकि वहाँ पर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा एक प्यूपल्स रहते होंगे। एक आध मान लो तुम्हारे यहाँ पर कोई, तुमने अगर डॉग को पाल रखा है तो बस वो होगा। एक आध कोई लिजार्ड हो सकती है बस। पर इकोसिस्टम पूरी वर्ल्ड की काउंट करें तो बहुत ज़्यादा 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक फाउंड हो चुकी हैं, उसमें अपन भी एक है। ठीक है। ऑल द इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म एन ecosystem. So an ecosystem consists of both biotic and abiotic resources. ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी पूरे एरिया में रहते हैं विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, जो नॉन लिविंग है उनके साथ, वो इकोसिस्टम बनाते हैं। और इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज दोनों आती हैं। ओके। नाउ इकोसिस्टम को थोड़ा अच्छे से डिफाइन करें तो नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम थोड़ा इधर पे, एक इधर पे आना चाहिए था, सॉरी। और नेचुरल इकोसिस्टम में आती है एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। यानी मान लो पानी में जितने लोग हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल जितने भी जीव, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ज़मीन पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल। आर्टिफिशियल लाइक पार्क, गार्डन, ये सब अपने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आएंगे। ओके गाइज। नाउ ecosystem, natural and artificial. Natural, the ecosystem which is present in nature itself or which is made by natural component like fresh water, river, etc. जो चीज़ें मेरे को नेचुरली बनी हो, यानी जिनमें अपन ने कोई रोल नहीं दिया हो। जैसे मान लो ये फर्स्ट इमेज जो तुम लोग को दिख रही हो, जो सबसे ऊपर है, एक वाटरफॉल है, पूरे में ग्रीनरी है, ये नेचुरली हुआ है, इसमें किसी भी ह्यूमन ने कुछ नहीं किया है। आर्टिफिशियली देखा जाए तो अपन लोग जो अपने घर में अपन प्लांट्स लगाते हैं शीट्स में, वो प्लांट्स लाइक ये गार्डन टाइप का है, पूरा पूरा एक अपन ने पिक्चर टाइप का बनाया है, ये पूरा एक गार्डन है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ओके। लाइक पार्क, गार्डन, क्रॉप फील्ड, यानी जो ह्यूमन बींग्स बने वो आर्टिफिशियल। ओके। और नेचुरली तो तुम लोग को समझ में आ गया। नेचुरल देखो, नेचुरल यानी नेचुरली बनाओ, आर्टिफिशियल यानी कि आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन बींग्स। बस इतना याद कर लो, पूरी डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। ओके। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब देखो, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स किससे नहीं होती, आज तक इतनी प्रॉब्लम्स हो रही। पॉल्यूशन, लाइक तुम लोग दिल्ली में सुनते होंगे पॉल्यूशन इतना फैल रहा है, वहाँ पर अभी कोविड केसेस, ये भी एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ही में ही आता है। लाइक कोविड-19 डिसीजेस, और अभी एक न्यू डिसीज़ आई है ब्लैक फंगस। दीज आर ऑल इन द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। चेंजेस इन एनवायरनमेंट अफेक्ट अस। अगर एनवायरनमेंट में कुछ जितने भी चेंजेस होते हैं वो अपन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे ही। आवर एक्टिविटीज़ चेंजेस द एनवायरनमेंट अराउंड अस। जो हम एक्टिविटीज़ लाइक इफ़ वी वांट टू बिल्ड अ हाउस, यानी हमें कोई प्लॉट है, वहाँ पर हमें अपना घर बनाना है, तो वहाँ पर अपन को पूरी वहाँ के जितने भी पेड़ होंगे उन्हें काटना पड़ेगा। लाइक फिर जो नीचे के जितने भी वहाँ पर लैंड में जितने भी इंसेक्ट्स रहे हों वो मर जाएंगे। तो दे अपन लोगों ने एक तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इसी से इन्वायरमेंटल यानी कि पेड़ कटेंगे तो यार ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। ओके, दैट्स आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स विच कॉज्ड बाय ह्यूमंस आर डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। देखो, ओजोन लेयर का तुम लोग को बता दूँ, जो अपने यहाँ पर फ्रेज एसीज हैं जो अपन को आगे से कूलिंग देती हैं पर अंदर से पीछे से ही CFC रिलीज़ करती हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ओके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब क्या करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी चीज़ है जो इधर से अपने आसमान में जाता है एटमॉस्फेयर में, और ओजोन लेयर को अंदर ही अंदर ख़त्म करने लगता है।
जिससे कि एंटार्क्टिका में 1985 में एक होल भी हो गया था, जिससे एंटार्क्टिका में ओजोन लेयर की यानी कि यूवी रेज, और बताएं अगर ओजोन लेयर पूरी ख़त्म हो गई ना तो हम लोगों को बहुत सी यानी कैटरेक्ट जैसी बीमारी हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, ओके, और इम्यूनल डिसीजेस हो सकती हैं लाइक पॉल्यूशन ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अपन मान लो फैक्ट्रीज देखते हैं कि पर डे फैक्ट्रीज बिल्डअप होती जा रही हैं, जैसे पॉल्यूशन कितना फैल रहा होगा, दैट पॉल्यूशन इज। अब मान लो पेड़ तो उतने ही है ना, या तुम पेड़ों को काटोगे और एक तब इंडस्ट्रीज बढ़ाओगे तो क्या होगा, कुछ तो होगा ना फैक्ट। तो डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किस कारणों से, पहले तो तुम लोग को ओजोन लेयर बता दूँ, इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड अर्थ विच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेज। यानी ओजोन लेयर जो होती हैं वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है पूरी अर्थ की ओर पे, यानी कि पूरी अर्थ के ऊपर एक पूरा ब्लैंकेट टाइप का बिछाए हैं, जिससे वो हार्मफुल जो यूवी रेज आती हैं सन से उसे बिल्कुल कैप्चर कर लेता है ना, अंदर नहीं आने देता। ओजोन लेयर लार्ज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अवर एटमॉस्फेयर फ्रॉम 30 किलोमीटर अबव सी लेवल। अगर सी लेवल से 30 किलोमीटर अबव देखा जाए तो वहाँ से ओजोन लेयर स्टार्ट हो जाती है, उसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ओजोन लेयर आल्सो प्रोटेक्ट लिविंग बीइंग ऑफ द अर्थ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड लाइक स्किन कैंसर, कैटर, वीकन इम्यून सिस्टम। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था, देखो स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर एक बहुत हार्मफुल डिसीज है, तुम्हारी पूरी स्किन जल जाएगी यार, सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, डर रहा होगा। ठीक है, कैटरैक्ट, वीकन इम्यून सिस्टम। द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इन अंटार्कटिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985 एंड वाज टर्न एज ओजोन होल। एक अंटार्कटिका में 1985 में एक वहाँ पर CFC प्रोड्यूस होने के कारण ओजोन में एक ऐसा होल हो गया, ठीक है, जिससे कि उसकी थिकनेस थोड़ी कम हो गई, जितने भी उसकी जो ब्रेथ होगी या हाइट होगी वो थोड़ी कम हो गई, जिससे कि वहाँ पर थोड़ा सा उसके बीच में स्पेस हो गया उसकी ब्लैंकेट में, यानी जैसे तुम कह सकते हो चादर फट गई, लाइक उससे अपन लोगों ने कहा ओजोन होल। ओके, ये बहुत है, ये पूरा तुम अपनी नोटबुक में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये हर साल आता है, यानी कि जो तुमने सिक्स्थ में पढ़ा होगा, एसिड रेन, ये सब। ठीक है ना। ओजोन मॉलिक्यूल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओजोन मॉलिक्यूल बनता कैसे है, लाइक तुम्हें अब मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू समझो, ये अर्थ है, ठीक है, इसके बाद ये पूरी ऊपर जो ब्लू कलर की दिख रही है ये पूरी ओजोन लेयर है, ये सन है, ये UV-A प्रोड्यूस करता है, UV-B, UV-C। UV-C लाइट देखो ये बिल्कुल रुक गई है, और जो UV-B है वो बिल्कुल होता है अंदर आ रही है थोड़ी सी, पर UV-A लाइट जो कि बिल्कुल सही है, जैसे सनलाइट होती है वो UV-A लाइट है, ठीक है, तो वो उससे अपन को ये पूरी आने देता है। पर ये जो बीच वाली ये दोनों है, रेड वाली जो लाइन है वो बहुत ख़तरनाक है, अगर ये ओजोन से अंदर आ गई ना तो अपन को बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं, लाइक कैटेरेक्ट हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। ओके, ओजोन मॉलिक्यूल, जब O2 का मॉलिक्यूल यूवी रे से टकराता है तो O+O में ये डिवाइड हो जाते हैं, तो O2+O गिव्स O3 ओजोन। ओके, नाउ फूड चेन। अब फूड चेन तो तुम लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, यानी बचपन से पढ़ते आ रहे हो फूड चेन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन अप इज कॉल्ड फूड चेन, यानी कि खाने से फिर कोई आपको खा ले, फिर कोई लाइक जो प्लांट्स हैं उन्हें रैबिट खा लेता है, रैबिट को स्नेक खा लेता है, स्नेक को ईगल खा लेता है, ठीक है, दैट्स ऑल। वी फाइंड वेरियस टॉपिक लेवल्स दैट कंटेन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब देखो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं लाइक प्लांट्स, जिन्हें किसी ने ये बताया जो आसपास की जो बात है इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे ये बनाते हैं, लाइक जो प्लांट्स हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड CO2। ओके, ये प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स वो हैं, कंज्यूमर्स अपन लोगों के अपन प्लांट से, लाइक एप्पल है, एप्पल अपन प्लांट से ले लेते हैं, अपन कंज्यूमर्स हैं। अब मान लो डिकम्पोजर्स, लाइक जो डिकम्पोज करें उसे, लाइक ईगल, आंट भी एक डिकम्पोजर्स में आएंगे, क्योंकि ये अपन लोग ख़त्म हो गए तो अपन को कौन खाएगा, जैसे मान लो एक एप्पल है ज़मीन पे गिरा तो उसे आंट खाएंगे, ईगल खा सकता है, जो क्रो होते हैं वो खा सकते हैं। ओके, ट्रॉफिक लेवल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है पर समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स। दिस अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल्स। अब तुम्हें पहले पिछली वाली डायग्राम पे चलते हैं। इसमें कहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यानी कि और ताकतवर से मरते जा रहे हैं, लाइक
प्लांट्स नॉर्मल है, उनसे ज़्यादा ताकतवर रैट है तो रैट ने उन्हें खा लिया। फिर स्नेक रैट से ज़्यादा पावरफुल है तो स्नेक ने रैट को खा लिया। ईगल फिर बहुत पावरफुल है तो ईगल ने स्नेक को खा लिया। ओके Okay, the flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been being found here. Okay, यानी flow of energy between various components से environment से extensively studied and it been found here. Energy आगे बढ़ती जाती है। मान लो प्लांट्स से एनर्जी मिली रेड को कितनी 10%। 10% एनर्जी उसकी, जैसे मान लो उसके अंदर तो 100% होगी ना, उसकी 10% स्नेक को मिल गई, उसकी 10% ईगल को मिल गई, यानी कि ये पूरा लो चलता रहता है। द ग्रीन अब ए पॉइंट पे आते हैं। द ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसमें देखो अब प्राइमरी कंज्यूमर्स है रेड। ओके, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लूज एट हीट ऑफ द टू द एनवायरनमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हीट करके आसमान में इन्वायरमेंट में मिल जाती है। ठीक है, सम अमाउंट गोज इन टू डाइजेशन, कुछ उसने अगर मान लो वो थोड़ी देर तक वो जिंदा रहा होगा ना तो उसकी डाइजेशन में चली गई। एंड इन डूइंग वर्क, और उसने जितना भी वर्क किया हो, चला होगा, घूमा होगा या फिर लेटा रहा होगा, पर एनर्जी तो लगाई ना उसने। एंड रेस्ट गोज टुवर्ड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is preset at each step and reaches the next level of consumer. Therefore, 10% है जो से एक एवरेज लेके चलते हैं अपन। वैसे तो और ज़्यादा एनर्जी भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, पर 10% अपन एक एवरेज लेके चलते हैं फॉर द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रीसेट एट ईच स्टेप एंड रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। 10% यानी हर लेवल पे अपन को मिलती है। ओके, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर, तो आंसर विल बी 10%। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि बहुत लिटिल एनर्जी होती है जो नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स में जाती है। लाइक प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे रेड की थोड़ी सी एनर्जी, उसके अंदर तो 100% थी ना, पर स्नेक में तो सिर्फ ओनली 10% गई ना, ये इसलिए बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी जाती है। और द फूड चेन जनरली कंटेन्स ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स, यानी इसमें ज़्यादातर 3 या 4 स्टेप्स ही आते हैं क्योंकि ईगल को कोई खाती नहीं है यार। ओके, द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल एनर्जी रिमेन आफ्टर 4 ट्रॉपिकल लेवल्स ऑफ एनर्जी, यानी प्लांट से मान लो से जितनी एनर्जी मिली उसका हाफ 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 करके ही ईगल को मिला होगा यार। ठीक है, इतना समझ में आया? दैट्स क्लियर। There are generally a greater number of individuals at the lower trophic levels of an ecosystem. There are generally, यानी कि ग्रेटर नंबर लोअर ट्रॉफिकल लाइक प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे प्लांट्स तो तुम देखते हो ना बहुत ज़्यादा है, रेड की कंपैरिजन में प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा होंगे ना, इसलिए क्योंकि प्लांट्स को तो रेड खा रहा है, बहुत से भी और भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट्स को खाएंगे। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इज ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, प्लांट्स की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। ओके, ठीक है, लिख लिया, डन। समझ में आया? कमेंट सेक्शन में बताओ बिल्कुल, कोई भी कोई डाउट आए तो, और लाइक कर दो, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ फूड वेब, the length and complexity of food chains vary greatly. Each organism is generally eaten by two or more other kinds of organisms, which in turn are eaten several other organisms. So, instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called food web. यानी फूड चेन जैसे तुमने देखा पे कोई स्टेट चलती है, ठीक है, ऐसी इसमें ईट प्रोसेस ऑफ बीइंग ईटन एंड देन ईटिंग, फिर बीइंग ईटिंग, लाइक तुम इसमें देख सकते हो एक कॉर्न है, कॉर्न को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को रैट और फ्रॉग ने खाया। ठीक है, अब फ्रॉग को पाइथन ने भी खा लिया और ईगल ने भी खा लिया, एंड देन जो ग्रास हॉपर है उसने रैट को भी खाया। तो यानी कि ये पूरा एक वेब बना देते हैं। लाइक तुमने मकड़ी का जो स्पाइडर होता है उसका वेब देखा है, लाइक वैसा ही देखो, बिल्कुल शेप वैसा ही दिखेगा तुम्हें। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होती इसमें, तो बिल्कुल ब्रांचिंग लाइन्स बन जाती हैं। ठीक है, लाइक इसमें देखो ये ब्रांचिंग लाइन्स बन गई हैं पूरी, तो ये फूड वेब है। ओके, समझ में आया? नाउ biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable substances that can be decomposed by the action of microorganisms like bacteria are called biodegradable substances. Example, organic waste like cattle dung, vegetable peels, etc. यानी जो डिकम्पोज हो जाए, यानी बायोडिग्रेडेबल, अपन वेजिटेबल पील्स है तुम उन्हें कुछ दिनों ज़मीन पे रख दोगे, आंट्स
बहुत सारे इंसेक्ट्स बैक्टीरिया उसे खा जाएंगे, तो ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बिच कांट भी, यानी इसमें नो लगा दो, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लाइक प्लास्टिक, इसे तुम सालों भर अपने ज़मीन के नीचे, यानी कि उसके ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड में रख दोगे ना, तब भी बहुत सालों तक, लगभग 400 ईयर्स बाद भी अगर तुम मैप छोड़ के जाओगे अपने बच्चों के लिए, वो देखेंगे ना, तब भी वो वहीं पर पड़ा मिलेगा। ठीक है। गार्बेज डिस्पोजल, भाई साहब गार्बेज एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। पर आजकल तो कचरा वाहन, लाइक गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, आते रहते हैं, तो उन लोगों का गार्बेज घर का तो हो रहा है, पर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो कितना गार्बेज, मान लो इंडस्ट्रीज इतना फेंक रहे, तो इतने छोटे से वैन में थोड़ी ना आएगा, उसके लिए तो भाई साहब ट्रॉली की ट्रॉली चाहिए पड़ती हैं। यानी गार्बेज डिस्पोजल। अब तो मैं इसकी बताऊँ क्या है ये गार्बेज डिस्पोजल। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव क्रिएटेड, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, तो कंज्यूमर गुड्स की बहुत डिमांड्स भी क्रिएट हो रही हैं। लाइक अब तो जो आटा है, जो तुम्हारे घर में बहुत बेसिक नीड्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है। अ मेजर प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट गार्बेज एक्यूमुलेशन एंड इट्स डिस्पोजल स्पेशली अर्बन एरियाज। अब अर्बन एरियाज में तुम्हें पता है कि अपन को कितनी, यानी कि यार, फैसिलिटीज़ चाहिए पड़ती हैं। लाइक अपन को चाहिए बिल्कुल एसी, सब कुछ, तो इसमें तो यानी कि चीज़ें बनाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो बहुत रोल बनेगा ना। तो इसलिए वो डिस्पोजल के लिए वो इतना सारा वेस्ट निकलता है, वो कहाँ जाता है? तो ठीक है, वो गार्बेज वो लोग फेंक देते हैं, तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, तो सॉल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन इज़ ओपन डंपिंग। वैसे ये मेथड बहुत बेकार है, लेकिन सही है, वैसे बहुत से लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करता है। कन्वेक्शनल मेथड इन विच सॉलिड वेस्ट डंप इनटू सिलेक्टेड एरियाज ऑफ अ टाउन। पर यार देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने गार्बेज फेंका कहाँ? मान लो रिवर्स में फेंक दिया, पॉन्ड्स में फेंक दिया, लेक में फेंक दिया, या कहीं जगह पे फेंक दिया, तो यार ये लोग तो कहीं आउटसाइड ऑफ द टाउन, यानी कि बढ़िया बाहर की चीज़ों को गंदा कर दिया। पॉल्यूशन तो तब भी हुआ ना। इससे अच्छा लैंड फीलिंग्स बहुत अच्छा है। बेस्ड आर डम इन लो लिविंग एरिया एंड आर कनेक्टेड बाय रोलिंग विद बुलडोजर्स। जो बुलडोजर, देखिए जब सड़क बनती है तो एक रोलिंग वाले बुलडोजर्स आते हैं, उनसे बिल्कुल उन्हें दबा दिया जाता है ज़मीन के अंदर। जहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, वहाँ पर रोलिंग उन्हें ज़मीन में लगाया जाता है और रोलिंग बुलडोजर से उन्हें लगा दिया जाता है। ये बहुत अच्छा मैटर है, और काफ़ी यूज़फुल भी है, और बहुत से लोग इसे बहुत यूज़ भी करते हैं गवर्नमेंट। लाइक रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग इज़ अ वेरी बेस्ट प्रोसेस। द सॉलिड वेस्ट इज़ ब्रोकन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सिंपलर मटेरियल आर देन यूज टू मेक न्यू आइटम। यानी जो सॉलिड वेस्ट बचा है, उससे तुम नई चीज़ें बना सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, प्लास्टिक को तुम, यानी मान लो प्लास्टिक बॉटल है जो ग्रीन कलर की मार्केट में आती है, उसे तुम कट करके उसमें मिट्टी भर के तुम मतलब उसमें प्लांट्स लगा सकते हो। ओके। मेटल, मेटल से तुम मतलब नई नई चीज़ें बना सकते हो। रीयूज, अ वेरी सिंपल कन्वेक्शनल टेक्निक ऑफ यूजिंग एन आइटम अगेन एंड अगेन। यानी एक बहुत सिंपल टेक्निक है ये एक आइटम को बार 2 से 3 से 4 बार यूज़ करने की। पेपर कैन बी यूज फॉर मेकिंग एनवलप्स। लाइक पेपर, अब न्यूज़पेपर है जो तुम्हारे घर में, उससे तुम एनवलप्स बना सकते हो। लाइक जब भी तुम समोसा या कचौड़ी खाने किसी भी उस पर शॉप पे जाते हो, तो वहाँ पर मतलब वो तुम्हें पेपर के एनवलप्स देते हैं। तो ये बड़ा ही यूज अच्छी टेक्निक है। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर ओवर, ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। और अब इंग्लिश भी आएगा एंड देन हिंदी, बहुत से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो तुम लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लो। 18 मिनट हो चुके हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा नहीं है, पूरा एंड तक देख सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। एंड दैट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। और अभी तुम लोग 10th में हो, अच्छी बात है। पेरेंट्स भी प्रेशराइज कर रहे होंगे, पर वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, उन्हें पढ़ो बार बार। मेरे पूरे, यानी जितने भी वीडियो मैंने तुम्हें पूरी स्क्रीन सिखाई है, वो सब नोट्स हैं, ये सेल्फ मेड नोट्स हैं, तो मैंने पूरा पढ़ो, अच्छी बात है। और बस इसके बाद शेयर करो कि दोस्तों का भी भला हो। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।